राधे राधे। आप सभी लोगों को बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद। मैं पंडित अमरीश भट्ट आप सभी सम्मानित छात्र छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग जो एलटी ग्रेड 2018 है, इस एलटी ग्रेड 2018 का जो पेपर पूछा गया था इसमें, उसके साल पेपर को लेकर के हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। यानी उसको सॉल्व मैं करूंगा। प्रयास पूरा रहेगा कि वो आपको समझ में आए, उसकी बातें जो पूछी गई हैं तो उस पर हम चर्चा करेंगे। आज पार्ट 2 है, यानी एलटी ग्रेड पार्ट 2 से यानी हम बात करेंगे, यानी एलटी ग्रेड पार्ट 2 पर हमारी आज बात होगी। पार्ट 1 को मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। 1 से लेकर के 60 तक, वहां तक मैं आपको वीडियो पड़ी हुई है, उसको देख लीजिएगा अगर जो नहीं देखे हैं। ये हमारा पार्ट 2 है। 61 से लेकर के 120 तक ये रहेगा। आइए हम अपने इस प्रश्नोत्तरी को स्टार्ट करते हैं और लेकर के चलते हैं। 61 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है? कह रहे हैं कि भामा के अनुसार काव्य में कितने दोष होते हैं। तो ध्यान में रखिए, भामा के अनुसार काव्य में क्या पूछा गया है? दोष पूछा गया है कि भामा के अनुसार काव्य में कितने दोष होते हैं, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो अगर देखा जाए यहां आंसर दिया है 5, 3, 17, 9। देखा जाए तो यहां पर अगर मूल रूप से देखेंगे तो भामह ने 11 दोषों का उल्लेख किया है। भामह ने कितने दोषों का उल्लेख किया है? 11 दोषों का उल्लेख किया है, जो यहां पर है नहीं, इस विकल्प में है नहीं। अब विकल्प में जब है ही नहीं, 5, 3, 17, 9 है, तो हम क्या इसके मुख्य दोष की हम बात करेंगे। मुख्य दोष का मतलब हुआ कि इन्होंने 3 दोष, इसके जो उपभाग हैं ये विभक्त किए हैं। भामह ने अपने काव्य दोषों का जो विभक्तिकरण किए हैं वो 3 भागों में विभक्त किए हैं। कितने भागों में? वो 3 भागों में विभक्त किए हैं। तो यहां जो उत्तर लगेगा वो बी लगेगा, 3 लगेगा। ये 3 हैं कौन कौन से? ये 3 कौन कौन से हैं प्यारे? तो एक जो होता है, एक को कहते हैं हम शब्द दोष कहते हैं। पहले शब्द दोष होता है। कौन कौन से दोष हैं? शब्द दोष, शब्द दोष है। दूसरा हमारा अर्थ दोष है, और तीसरा जो होता है वो रस दोष होता है। अगर इस रूप में विभाजन किया जाए तो यहां जो उत्तर होगा वो 3 का विकल्प क्या होगा? सही माना जाएगा। यानी 3 यहां पे आपके विभाजन इसके हो जाते हैं। क्लियर है? तो 61 का उत्तर क्या हो गया? बी विकल्प यहां सही हो जाते हैं। क्लियर? चलिए, करुण रस को एकमात्र रस किसने माना है? करुण रस को 62 नंबर का क्वेश्चन है, एकमात्र रस किसने माना है? भरत मुनि ने, भवभूति ने, मम्मट ने, आचार्य विश्वनाथ ने। 62 नंबर का जो क्वेश्चन है वो एको रसः करुण एव। किसने कहा? एको रसः करुण एव। एको रसः यानी एक ही रस है। एको रसः करुण एव, करुण एव। एको रसः करुण एव यानी एक ही अगर कोई रस है तो वो कौन है? करुण रस है। और करुण रस की प्रधानता किसने किया है? अपने ग्रंथ भवभूति ने उत्तर रामचरित में इसको बताया है। तो भवभूति ने किसको माना है? भवभूति ने करुण रस को क्या माना है? एकमात्र रस माना है अपने ग्रंथ उत्तर रामचरित में। किसमें? उत्तर रामचरित में करुण रस ही सर्वश्रेष्ठ रस है। और करुण रस को ही इन्होंने रसराज भी कहा है। क्या कहा है? करुण रस को इन्होंने क्या माना है? रसराज भी मानते हैं भवभूति ने। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 कहते हैं, बिनु पद चले सुने बिनु काना,
कर बिनु कर्म करे विधि नाना। बिना पैर के चलता है और बिना कान के सुनता है। कर बिनु कर्म करे विधि नाना, बिना हाथ के अनेक प्रकार के कार्यों को क्या करता है, नाना प्रकार के कार्य, अनेक प्रकार के कार्यों को क्या करता है, करता है। इसमें यह पूछा गया है कि इसमें कौन सा अलंकार है, पूछा क्या गया है, अलंकार पूछा गया है। तो यहां ऑप्शन दिया है विभावना, विशेषोक्ति, असंगत और दृष्टांत। असंगत और दृष्टांत आपको बताना है कि इसमें क्या हो गया। अगर बिना कारण, बिनु पद चले, सुने बिनु काना, बिना पैर के चलता है, बिना कारण के, कारण नहीं है, कारण नहीं, कार्य हो जा रहा है, कारण नहीं हो लेकिन कार्य हो, तो वहां पर जो अलंकार बनता है वो क्या बनता है, वो विभावना बनता है। वो अलंकार क्या बनेगा, वो विभावना अलंकार बनेगा। जैसे बिना पायल के बजे घुंघरू, घुंघरू बज रहा है लेकिन कह रहे हैं बिना पायल के, कारण नहीं है। अगर घुंघरू बजेगा तो पायल रहनी चाहिए, तो बिना पायल के बजे घुंघरू, यानी घुंघरू भी बज रहा है लेकिन बिना पायल के बज रहा है। तो ऐसा नहीं है, यहां पर कारण नहीं है फिर भी कार्य अगर हो जा रहे हैं तो वहां पर क्या हो जाएगा, विभावना अलंकार हो जाएगा। वहां पर क्या हो जाता है प्यारे, वहां पर ए विकल्प का यहां चयन करिए। 63 नंबर का क्या उत्तर हो जाएगा, ये उत्तर सही हो जाएगा, विभावना अलंकार। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 64। मैं राज्य की चाह नहीं करूंगा, मैं राज्य की चाह नहीं करूंगा, है जो तुम्हें इष्ट वही करूंगा, संतान जो सत्यवती जनेगी, राज्याधिकारी वही बनेगी। प्रयुक्त पंक्तियों में प्रयुक्त छंद बताना है, छंद बताना है। इसमें से कौन सा छंद है, इंद्रवज्रा है, उपेंद्र वज्रा है, वसंत तिलका है, हरिगीतिका है। इसमें क्या है, 64 नंबर। मैं राज्य की चाह नहीं करूंगा, है जो तुम्हें इष्ट वही करूंगा, संतान जो सत्यवती जनेगी, राज्याधिकारी वही बनेगी। पंक्तियों में प्रयुक्त छंद आपको बताना है कि इसमें से कौन सा छंद हो गया। देखिए, जब हम जाते हैं ततज पर जाते हैं, यानी हम इंद्र ततज लिख देते हैं, त त ज गुरु, गुरु गुरु, दो गुरु, और वर्ण पर जाते हैं 11 वर्ण जाते हैं। अगर 11 वर्ण मिले, पहली चीज ये जानिए वार्णिक छंद है, वार्णिक छंद हो गया। अब वार्णिक छंद हो गया तो आपको काउंट करना पड़ेगा, क्या, ततज। ततज मतलब क्या होता है, तारास, ताराज, जबान और दो गुरु। तो तारास, ताराज, जबान और दो गुरु का काउंट करेंगे जहां पर होगा क्या, ऐसा देखिए, और 11 वर्ण आ रहे हैं। तो यहां देखिए, यहां पर ततज मतलब होता है, इसका मतलब होता है ताराज, ताराज, पुनः ताराज, पुनः जबान और पुनः दो गुरु, यानी गुरु वर्ण आएगा, पुनः क्या आएगा, गुरु वर्ण आएगा, यानी दो गुरु लग जाएगा। यही 11 वर्ण बना चाहिए। यहां देखिए ताराज, यहां पे गुरु, यहां ताराज, ता, यानी यहां पे 2 मात्रा लगेगा, ता रा ज, ता रा ज, ज भा न, फिर गुरु, गुरु गुरु। बना गया, बना कि नहीं। यहां देखिए ता रा ज, ये म के कारण यहां यही एक ही मात्रा लगेगा, ता रा ज, फिर ज ता रा ज, फिर ता रा ज, फिर ज भा न, फिर गुरु गुरु। अगर आप देखेंगे तो आपका जब इंद्र वज्रा में जाएंगे तो इंद्र वज्रा में आपको 11 वर्ण मिलते हैं, और ततस्थ यानी तारास, ताराज, जबान और दो गुरु का क्रम मिलेगा, दो गुरु का क्रम मिलेगा। अगर एक क्रम मिलता है 11 वर्णों के साथ तो आपका क्या हो जाएगा, इंद्र वज्रा यहां पर हो जाएगा। इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा प्यारे, यहां पर ए विकल्प क्या हो जाता है, सही हो जाता है, ए विकल्प सही हो जाएगा। क्लियर। काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना की ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेम रूपा प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। काव्य की यह परिभाषा देने वाले विद्वान कौन है।
काव्य की यह परिभाषा कौन दिया है? बाबू श्याम सुंदर दास दिए हैं, बाबू गुलाब राय दिए हैं, रामचंद्र शुक्ल दिए हैं या जयशंकर प्रसाद दिए हैं। 65 नंबर आपका जो है, काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना की ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेम रूपा प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। काव्य की यह परिभाषा देने वाले कौन होते हैं? यह देने वाले, परिभाषा देने वाले विद्वान हैं बाबू गुलाब राय। कौन है? बाबू गुलाब राय। उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ? बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। बी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्लियर? चलिए, दोहा किस प्रकार का छंद है? दोहा किस प्रकार का छंद है ये आपको बताना है। ये सममात्रिक छंद है, विषम मात्रिक छंद है, संस्कृत वृत्त है या अर्धसम मात्रिक छंद है? दोहा किस मात्रिक, कैसा? तो दोहा किस अर्ध सम्मात्रिक के छंदों के अंतर्गत जब हम जाते हैं, तो अर्ध सम्मात्रिक के छंदों के अंतर्गत जाते हैं तो हम क्या पाते हैं प्यारे? यहां पर हम पाते हैं बरवई पाते हैं, बरवई पाते हैं, दोहा पाते हैं और सोरठा पाते हैं, सोरठा पाते हैं और यहाँ पे उल्लाला पाते हैं। क्या? उल्लाला पाते हैं। पूछा है दोहा, तो दोहा कैसा छंद होगा? अर्ध सम्मात्रिक मात्रिक को हम विभाजन करेंगे तो यहाँ पे अर्ध सम्मात्रिक, दोहा में 24 मात्राएं, 13 और 13, 11 और 11 पर ये क्या होता है? यह यति है। क्या है? यति है। क्या है? यति है। ठीक है, दोहा किस प्रकार का छंद है? अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है। चलिए जी, 67 नंबर, उद्धव शतक की यहां पर क्या है दी गई है? उद्धव शतक। उद्धव शतक किसने लिखा है प्यारे? आपको ये पता होगा कि उद्धव शतक जो है ये जगन्नाथ दास रत्नाकर ने लिखा है। उद्धव शतक में लिखा है, हमको लिखो हैं कहाँ, हमको लिखो हैं कहाँ, हमको लिखो है कहाँ, कहत सबे लगी। में पुनरुक्ति द्वारा क्या बोध होता है? भाव का, भाव संधि का, भावोत्कर्ष का, भाव सबलता का। क्या है? यानी उद्धव शतक जो जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा लिखा गया, इसमें लिखा है हमको लिखो है कहाँ, हमको लिखो है कहाँ। यानी बार बार अगर ये पुनरुक्ति हो रही है तो क्यों? भाव के अपकर्ष करने के लिए, नीचा ले जाने के लिए? नहीं जी, भाव के संधि के लिए, भाव के संधि के लिए एक ही शब्द की जोड़े जाने वाला कोई मतलब है। भाव की सबलता के लिए भी कोई मतलब नहीं है। तो भाव को उत्कर्ष के लिए, भाव को बढ़ाने के लिए, भाव की प्रधानता के लिए हमारा क्या किया गया है? एक ही शब्द की पुनरावृत्ति। हमको लिखे हैं कहाँ, हमको लिखो है कहाँ, हमको लिखो है कहाँ, कहत सबे लगी। एक पुनरुक्ति द्वारा क्या हुआ? भावोत्कर्ष का बोध कराया गया है। क्या कराया गया है प्यारे? भावोत्कर्ष का बोध कराया गया है। यहाँ पर क्या सी विकल्प क्या हो जाता है? सही हो जाता है। सी विकल्प क्या हो जाता है? सही हो जाता है। ठीक है, चलिए, जिस धर्म साम्य को आधार बनाकर उपमेय उपमान में एकता स्थापित की जाती है उसे क्या कहते हैं? 68 नंबर का क्वेश्चन है, जिस धर्म साम्य को आधार बनाकर उपमेय उपमान में एकता स्थापित की जाती है उसे हम साधारण धर्म कहते हैं, वाचक पद कहते हैं, उपमान कहते हैं, उपमेय कहते हैं। जब हम तुलनात्मक बात करते हैं, क्या तुलनात्मक बात करते हैं, तो हम वाचक पदों की बात करते हैं। उपमालंकार में हम वाचक पदों की बात करते हैं, यानी हम साम्यता स्थापित करते हैं उपमेय और उपमान में। तो सा सी सरिस सम से स्थापित करते हैं। किससे स्थापित करते हैं? सा सी सरिस सम आदि से स्थापित करते हैं। इसलिए वाचक पदों के द्वारा यह स्थापित की जाती है। बी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, रोमांच किस तरह का अनुभव है? 69 क्या है? रोमांच जो है ये किस तरह का अनुभव है? कैसा अनुभव है? ये सात्विक अनुभव है, कायिक अनुभव है, आहार्य अनुभव है, उपरोक्त में से कोई नहीं है। ठीक है, रोमांच किस तरह का अनुभव है? क्या है? रोमांच किस तरह का अनुभव है आपको बताना है। सात्विक है, कायिक है, आहार्य है, उपरोक्त में से कोई नहीं है। रोमांच
69 नंबर का क्वेश्चन बनाने, रोमांच किस तरह का कायिक जो काया बदन होते हैं, आहारी मतलब कृत्रिम वेशभूषा होते हैं, यहाँ सात्विक के अंतर्गत आते हैं। ये किसके अंतर्गत आते हैं जी? ये सात्विक के अंतर्गत आते हैं। और ये जो है 8 है, 8 है। आंसू है, रोमांच है, प्रलय है, कंपन है। क्या है जी? आंसू है, आंसू है, रोमांच है, प्रलय है, कंपन है यानी कंप है, स्वेद है, स्वेद है, स्वरभंग है, स्वरभंग है, स्तंभ है, वैवर्ण है, वैवर्ण है। ठीक है, ये हमारे 8 यहां पर हैं। तो ये ए विकल्प क्या हो जाता है? सही हो जाता है। ए विकल्प क्या हो जाता है? यहां पर सही हो जाता है। 69 नंबर का ए विकल्प सही हो जाएगा। 70 नंबर, 70 का यहां क्वेश्चन देख लीजिए। यहां पे दिखाई दे रहा होगा, छोटा सा लिखा है, थोड़ा सा मैं पढ़ दे रहा हूं। यहां पे कह रहे हैं कि यहां रस है या स्थायी भाव। यहां अद्भुत रस है, वीर रस है, रौद्र रस है, करुण रस है। तो अद्भुत का क्या होता है? आश्चर्य या विस्मय होता है। वीर का क्या होता है? उत्साह होता है। रौद्र का क्या होता है? क्रोध होता है। और करुण का क्या होता है? शोक होता है। तो A3B4, A3B4 आपको सी वाले विकल्प में है। अतः जो है आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा? सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। यहां मैं लगा दिया हूं, रौद्र का क्रोध हो जाएगा और करुण का शोक हो जाएगा। अगर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आप ऐसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 71, अनुभावों और विभावों की कष्ट कल्पना किस प्रकार का दोष है? जो अनुभाव है और विभाव है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग आदर्श निष्पत्ति है। अनुभावों और विभावों की कष्ट कल्पना, कह रहे हैं कष्ट कल्पना किस प्रकार का दोष है? ये दोष कौन सा है? समास दोष के अंतर्गत, रस दोष के अंतर्गत, पद दोष के अंतर्गत, उपरोक्त में से कोई नहीं। 71 नंबर का क्वेश्चन आपको बताना है कि क्या होगा। 71 नंबर का, अगर कविता में, जो भी कविता है, अगर कविता में रस की उत्पत्ति बाधित हो, किसकी? रस की। अच्छा, अनुभाव और विभाव क्या है? रस की है भाई, रस के ही अंग तो हैं। अनुभाव और विभाव किसके अंग हैं? रस के अंग हैं। तो स्वाभाविक से है, ये कह रहे हैं अनुभाव और विभाव की जो कष्ट कल्पना किस प्रकार का दोष है। अनुभाव और विभाव में अगर कोई दिक्कतें होंगी, समस्याएं होंगी, तो समास दोष आएगा नहीं, पद दोष आएगा नहीं, रस दोष ही आएगा। तो सीधी सी बात है, यहां कौन सा दोष हो जाएंगे? ये रस दोष हो जाएंगे। अगर रस की बात, रस की जो भावधारा है वो प्रभावित होती है, अगर रस की उत्पत्ति प्रभावित होती है, तो वहां पर क्या होता है? रस दोष होता है। तो इसलिए यहां उत्तर क्या हो जाएगा? बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अधर धरत हरिके परत, ओठ दीठी पट ज्योति, हरित बांस की बांसुरी, इंद्रधनुष रंग होती। उपरोक्त में से दोहे में अलंकार बताना है। ये अलंकार पूछा है। कह रहे हैं अधर धरत हरि के परत, यानी जब भगवान कृष्ण के अधरों पर यह मुरली पड़ती है, ओठ दीठ पट ज्योति, जब वह अधरों पर पड़ती है तो एक अलग ज्योति निकलती है। कैसा? कह रहे हैं हरित बांस की बांसुरी, इंद्रधनुष रंग हो। जैसे हरी बांस की जो बांसुरी होती है वह ऐसे ज्योतिमान हो गई, ऐसे वो अपने आप के जैसे इंद्रधनुष का रंग सतरंगी निकलता है, ऐसे ही क्या है, यह अधरों पर, भगवान के अधरों पर पड़ते ही यह एक अलग प्रकार की ज्योति निकल जाती है। इसमें होता क्या है आप ये समझिए। इसमें आप समझिए होता क्या है कि जब हम आपको अलंकार पढ़ते हैं, कि जब हम तद्गुण अलंकार पढ़ते हैं, कौन सा? तद्गुण अलंकार। तो तद्गुण अलंकार में होता क्या है कि कोई वस्तु अपना जो गुण है, अगर मान लीजिए दो वस्तु है, तो कोई वस्तु, एक वस्तु जो है, कोई वस्तु अपना गुण त्याग कर, अपना गुण त्याग कर, ठीक है,
समीप वाले वस्तु का गुण ग्रहण कर लेता है, अपना गुण त्याग दे, त्याग कर। समीप में जो भी हो, समीप में, समीप वाले, मैं ऐसा लिखूं, समीप वाले वस्तु का गुण ग्रहण कर ले, ग्रहण कर ले, तो वहां पर क्या होता है प्यारे, वहां पे तदगुण अलंकार, तद मतलब उसके गुण को वह क्या कर लेती है, ग्रहण कर लेती है। तदगुण उसके अलंकार के, यानी कृष्ण के होठों पर, भगवान बंसीधर मुरलीधर कृष्ण भगवान के होठों पर जब बांसुरी पड़ती है, जब बांसुरी जाती है, कृष्ण के अधरों पर जब बांसुरी जाती है, तो वह बांसुरी क्या हो जाती है, इंद्रधनुष का रंग क्या करती है, ले लेती है। यानी अपना रूप छोड़ करके दूसरे से प्रभावित होकर के, और उसके गुण को जब हम अडॉप्ट कर देते, तदगुण, उसके गुणों को हम क्या करते हैं, ले लेते हैं, तो वहां पे तदगुण अलंकार होता है। ठीक है, चलिए। चिक्कर ही मरकट भाल उछलबल गरही करही जही खल छीजे, जहां पर इस प्रकार से मरकट, दंड, सुंड, रंड इस प्रकार से आ जाए, चिक्कर ही मरकट, खरकट, सरकट, इस प्रकार से कोई आ जाए, तो ऐसे अगर पूरा पंक्ति पढ़ेंगे तो आपको प्रसाद गुण नहीं, माधुर्य गुण नहीं आएगा, ओज गुण आएगा। कौन सा गुण का, यहां पर जो आपकी निष्पत्ति होगी वो कौन सा होगी, वह ओज गुण यहां पर आपको निष्पत्ति होगी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, ऋग्वेद का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। आसान सा क्वेश्चन है। ऋग्वेद का यहां पर देखेंगे तो क्या, ऋग धनवेद, ऋग ऋक री, यहां पर आप देखेंगे व्यंजन संधि का नियम लगेगा, ऋक धनवेद बराबर क्या हो जाएगा, ऋग्वेद हो जाएगा, ऋक धनवेद बराबर यहां पे ऋग्वेद हो जाएगा। ठीक है। काव्य रचना की दृष्टि से महाकवि माघ किन 3 गुणों से विभूषित स्वीकार किए जाते हैं। माघे सन्ति त्रयो गुणा, माघे सन्ति त्रयो गुणा, उपमा कालिदासस्य भारवर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे सन्ति त्रयो गुणा। यानी जो है माघ, तीनों से, उपमा, अर्थ गौरव और पद लालिस, इन तीनों से क्या है, ये विभूषित कौन है, इन तीनों का गुण जो है किसमें पाया जाता है, माघे सन्ति त्रयो गुणा। इन तीनों का गुण किसमें, माघ के में पाया जाता है। ठीक है, चलिए। मदमाता में कौन सा समास है, आसान सा है। मद में क्या है, एकदम मात गया है, तो यहाँ पे मद में माता, जब मद में आप क्या हैं, एकदम घमंड में, मद मतलब घमंड होता है, घमंड में चूर हो गए, तो यहाँ पर क्या हो गया, मदमाता हो गया, और ये तत्पुरुष समास हो गया। ये क्या हो गया, तत्पुरुष समास हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 77, द्वंद्व समास की प्रमुख विशेषता आपको बताना है कि द्वंद्व समास में इसकी प्रमुख विशेषता क्या है। प्रथम पद प्रधान होता है, ठीक है, उत्तर पद प्रधान होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, तो यहाँ सी विकल्प क्या होगा, आपका सही हो जाएगा। द्वंद्व समास की प्रमुख विशेषता क्या है, दोनों पद प्रधान होते हैं, तो सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, चलिए। पाणिपादम का विग्रह, पाणिपादम का विग्रह, पाणी मतलब हाथ और पादम मतलब पैर, यानी पाणी च पादम च, पाणी च पादौ च, पाणी च पादौ, पाणिम च पादम च, पाणिम पाणी च पादौ च, पाणी च पादौ च। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है विकल्प में, पाणी च पादम च, पाणी च पादम च होना चाहिए, यहाँ विकल्प में कुछ न कुछ गड़बड़ी हुई है, तो पाणी च पादौ च को हम क्या कहते हैं, पाणिपादम कहते हैं। क्या कहते हैं,
पाणिपादम कहते हैं। इस विकल्पों में यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे कुछ होना चाहिए, या तो ये मात्रात्मक त्रुटियाँ जो है आपकी होनी चाहिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाणिच पादम च होना चाहिए, पादम च। मात्रात्मक त्रुटियां यहाँ पर हुई हैं। तो इसका यानी ये किसका है, यह द्वंद्व समास का ये रूप चलता है, तो ये द्वंद्व समास में आपको आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सडानन का संधि विच्छेद आपको क्या होगा, सट धन आनन बराबर सडानन होता है। व्यंजन संधि का ये नियम कहता है, तो ये क्या हो गया, सट धन आनन हो गया। सट धन आनन बराबर क्या हो जाएगा, ये सडानन हो जाएगा। सट धन आनन बराबर, सट मतलब 6, आनन मतलब मुख, सडानन होता है। ये सट धन आनन बराबर सडानन हो जाएगा। मगही किस उपभाषा की बोली है, आपको बताना है कि खाई के मगहिया के पान, हे राजा हमरी जान लेवका। तो मगही किसकी बोली है, ये आपसे पूछा जाता है, तो आप क्या बताएंगे कि यहाँ पर मगही किसकी बोली आती है। तो मगही जो है, अगर मैं देखूं मागधी के अंतर्गत मैं जाऊं, तो मागधी के अंतर्गत अगर जाऊं, तो मागधी के अंतर्गत जो है अगर मैं जाता हूं, तो यहाँ पर बिहारी हिंदी मिलती है। क्या है, बिहारी हिंदी मिलती है। और बिहारी हिंदी के अंतर्गत जाऊं तो यहाँ पर भोजपुरी मिलती है। ठीक है, भोजपुरी और मैथिली मिलती है। और क्या मिलती है, मगही मिलती है। तो पूछा है मगही किस उपभाषा के अंतर्गत आएगी, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा बिहारी हिंदी। ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत यहाँ पर यह आएगी। ठीक है, चलिए कह रहे हैं एकाक्षरी भाषा परिवार से क्या तात्पर्य है। एकाक्षरी भाषा कैसी भाषा है, एक अक्षर की भाषा है। जब भाषा अपने उच्चीकृत साधन पर जाती हैं, यानी भाषाओं का जब हम विकास होता है, तो धीरे धीरे भाषाएं क्या चली जाती हैं, उच्चीकृत अवस्था पर चली जाती हैं। और जब भाषाएं उच्चीकृत अवस्था पर चली जाती हैं, तो कम शब्दों में अधिक क्षमता वो अपने आप को रखती हैं। तो ऐसे ही आपको जो एकाक्षरी भाषा से रिलेटेड है, वह वियतनामी भी है और बर्मी भाषा भी है और चीनी भाषा परिवार भी है। जो प्राचीन चीनी भाषा परिवार है वह क्या है, एकाक्षरी भाषा के अंतर्गत आते हैं। एकाक्षरी भाषा के अंतर्गत आते हैं। जैसे मान लीजिए हमने अगर कोई एक ही अक्षर है और उसी का अर्थ आप निकाल दिए। जैसे क अगर हम वर्ण लिखते हैं, तो अगर क का अर्थ, वर्णमाला में क का अर्थ जल होता है। क का अर्थ क्या होता है, ये जल होता है। वर्णमाला में क का अर्थ जल होता है। और कु का अर्थ क्या होता है, पृथ्वी होती है, पृथ्वी। ये जो है आपको, तो एक ही अक्षर है, लेकिन एक ही अक्षर से अर्थवान ये है, अर्थवान है। ये अक्षर क्या है, अर्थवान है। इसलिए ऐसी एकाक्षरी भाषा परिवार, चीनी भाषा में बहुत सारी ऐसी शब्दावलियां हैं जो एकाक्षरी भाषा की हैं और वो अर्थवान है। इसलिए एकाक्षरी भाषा परिवार क्या है, चीनी भाषा, जो प्राचीन चीनी भाषा परिवार है, वो क्या होती है, एकाक्षरी भाषा परिवार के रूप में जानी जाती है। एक अक्षर की भाषा यानी अर्थवान। आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक किसको माना जाता है, ये तो आसान सा प्रश्न है, आप ये जानते हैं। शुश्रूर को क्या माना जाता है, आधुनिक भाषा का जनक माना जाता है। आधुनिक भाषा विज्ञान का क्या माना जाता है, 82 का शुश्रूर को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित आधुनिक भाषाओं में से किसका संबंध अपभ्रंश की पैसाची बोली से है। इस बोली से, पैसाची बोली से है। राजस्थानी है, गुजराती है, पंजाबी है, बंगाली है। आपका 83 नंबर का जो क्वेश्चन है, पैसाची आपसे पूछा गया है कि ये किससे है। तो पैसाची किससे है प्यारे, वह पंजाबी से है। किससे है, पंजाबी से है। ठीक है, चलिए
84, निम्नलिखित में से असत्य कथन चुनिए। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा असत्य कथन है। क्या है? रीवा, सतना, शहडोल बघेली क्षेत्र के हैं। वर्धा की राष्ट्रभाषा सुधार समिति की ओर से देवनागरी लिपि में जो सुधार हुआ वह स्वर खड़ी के नाम से भी जाना जाता था, ऐसा है क्या? खड़ी बोली का एक अन्य नाम कौरवी भी, ऐसा है क्या? राजस्थानी भाषा का विकास पैसाची अपभ्रंश से हुआ है, ऐसा है क्या? ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि असत्य कथन बताइए 84 नंबर का। असत्य कथन बताइए कि आपको बताना है। तो देखिए, रीवा, सतना, शहडोल बघेली क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, सही है। वर्धा की राष्ट्रभाषा सुधार समिति की ओर से देवनागरी में जो सुधार हुआ वह स्वर खड़ी के नाम से जाना जाता है, ये भी सही है। खड़ी बोली का एक अन्य नाम कौरवी भी है, ये सही है। राजस्थानी भाषा का विकास पैसाची अपभ्रंश से नहीं हुआ है, पैसाची अपभ्रंश से नहीं हुआ है, बल्कि किससे हुआ है? अपभ्रंश से। बल्कि किससे हुआ? अपभ्रंश से हुआ है। अपभ्रंश से राजस्थानी अपभ्रंश का विकास होता है। अपभ्रंश से राजस्थानी हिंदी का विकास हुआ, राजस्थानी हिंदी, और राजस्थानी हिंदी से ही मालवी, मेवाती, मारवाड़ी और जयपुरी का विकास होता है। इसलिए डी विकल्प यहां पर क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 85, भोजपुरी बोली की उत्पत्ति किससे हुई? आसान सा है, अभी पीछे ही मैंने कहीं बताया था कि जो भोजपुरी वो किससे हुई है, वो भोजपुरी किससे हुई है? 85 नंबर का जो क्वेश्चन है वो भोजपुरी किससे हुई है? मागधी से हुई है। मागधी अपभ्रंश से, मागधी से बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी से ही भोजपुरी, मैथिली और मगही का उत्पत्ति हुआ है। पीछे ही मैंने इस क्वेश्चन को बताया है, और ये आ रहा आपका उत्तर क्या हो जाएगा? बी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। देवनागरी में अ के 12 खड़ी का सुझाव किसने दिया? अ के 12 खड़ी का सुझाव नरेंद्र देव, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, काका कालेलकर और विनोबा भावे। देखा जाए कि देवनागरी के अ के 12 खड़ी का सुझाव जब यह समिति गठित हुई थे उसके अध्यक्ष काका कालेलकर बनाए गए थे। हालांकि सावरकर बंधुओं ने इसी को उठाया था। चूंकि अध्यक्ष कौन थे? कालेलकर थे, इसलिए इन्हीं को माना जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा? काका कालेलकर। 12 खड़ी का मतलब यह हुआ, जैसे आप बचपन में कक्का पढ़ते होंगे, कक्का, किक्की, की, कुक्कू, कुकू, के कई, को कौ, कंग कह। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यही जो है 12 खड़ी है, जो यह इसका सुझाव दिया गया मात्रा तत्व सुधार के लिए और देवनागरी के सुधार के लिए। कक्का की कुक्कू के को कंग कह, खक्खा के खुखू के खो खो खंग खह, गग्गा गिग्गी गुग्गू गुग्गू गे गो गो गंग, गग्गा गिग्गी गुग्गू गे घो गे घो घंग। इस प्रकार से जो है ऐसे ही बचपन में ऐसे ही हम लोग पढ़ते थे। मास्टर साहब जो पढ़ाते थे प्राइमरी के, जो वो ऐसे ही रटवा दिया करते थे, हम लोग ऐसे पढ़ते हैं। तो इससे मात्राओं की सुधार आपकी ज़्यादा हो जाएगी कि कहाँ पर छोटी कहाँ पर बड़ी ई का प्रयोग, कहाँ पर छोटा ऊ कहाँ पर बड़ा ऊ का प्रयोग होगा, जो आजकल नहीं मिल रहा है। जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है उन्हें क्या कहते हैं? अगर जिन ध्वनियों के संयोग, जब ध्वनि का संयोग होगा तो उसे हम क्या कहते हैं? स्वनिम कहते हैं। ध्वनि के संयोग से अगर शब्दों का निर्माण होगा तो उसे हम क्या कहते हैं? स्वनिम कहते हैं। फोनेटिक्स जिसको कहा जाता है इंग्लिश में, यानी हम फोनेटिक्स पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्वनियों पर इस समय हम ज़्यादा से ज़्यादा यह अपना ध्यान दे रहे हैं। तो ध्वनि के संयोग से शब्दों का जब निर्माण हुआ तो उसे हम क्या कहते हैं? स्वनिम कहते हैं। ठीक है, चलिए। झांसी, जालौन, हमीरपुर में कौन सी बोली प्रचलित है? झांसी, जालौन, हमीरपुर में कौन सी बोली प्रचलित है? बुंदेली है, कन्नौजी है, ब्रजी है, मालवी है। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 88 का उत्तर। तो झांसी, जालौन, हमीरपुर में कौन सी बोली प्रचलित है प्यारे? वह बुंदेली है। कौन सी है? बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेली है।
गैल भैल आदि किस बोली की किस तरह की क्रियाएं हैं? जो गैल भैल ये सब जो है भूत जाना, हुआ न होना, ये सब भोजपुरी की भूतकालिक क्रियाएं हैं। कैसी हैं? भूतकालिक क्रियाएं होती हैं भोजपुरी की, इसलिए यहाँ पर 89 नंबर का क्या हो जाएगा? ए विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90, कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? आपको ये बताना है। बंगला, पंजाबी, मराठी, गुजराती। आप ये जानते हैं देवनागरी लिपि में मराठी भी लिखी जाती है और नेपाली भी लिखी जाती है, संस्कृत भी लिखी जाती है, संस्कृत भी लिखी जाती है, हिंदी भी लिखी जाती है, नेपाली भी लिखी जाती है, मराठी भी लिखी जाती है, अन्य बहुत सारी जो 22 भाषाओं में है उनकी लिपियां बहुत सारे की मराठी होती है। तो मराठी में, देवनागरी लिपि में मराठी लिखी जाती है। ठीक। क व्यंजन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसके विषय में, क व्यंजन के विषय में, क व्यंजन के विषय में कौन सा सही है? यहां पर ये बताना है। क्या बताना है? क क्या है? अल्प प्राण है, एकदम अल्प प्राण होता है। अल्प प्राण मतलब पहला, तीसरा, पांचवा। अघोष है यानी है, स्पर्शी है, कंठ है, पहला ही मिल गया तो पहले को ही आप टिक कर लीजिए। हालांकि एक बार चेक कर लेना चाहिए, आगे देख लेना चाहिए। महाप्राण नहीं होगा, यहीं से अल्प प्राण है तो यहाँ घोष हो गया तो यहाँ घोष, इसलिए ये भी खत्म हो जाएगा। यहाँ महाप्राण दिया है तो अल्प प्राण है तो महाप्राण होगा नहीं, यहीं से खत्म हो जाएगा। और 91 का ए विकल्प क्या हो जाएगा? सही। अल्प प्राण के अंतर्गत पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण प्रत्येक वर्ग का, अघोष के अंदर पहला और दूसरा वर्ण, स्पर्श व्यंजन है ही, और कंठ से क वर्ग को हम कंठ कहते हैं, तो ये है ही। ए विकल्प आपका सही हो जाता है। जो ड़ ध्वनि है और ढ ध्वनि है के विषय में कौन सा कथन शुद्ध है? ड़ और ढ ध्वनियों के विषय में कौन सा कथन शुद्ध है? ये तालव्य ध्वनियां हैं, ये मूर्धन्य उच्छिष्ट ध्वनियां हैं, इनका प्रयोग शब्द के आरंभ, मध्य तथा अंत में सर्वत्र किया जाता है, ये दोनों महाप्राण हैं। 92 नंबर का उत्तर आपको बताना है कि ये क्या होगा। 92 नंबर का उत्तर आपको बताना है कि इसमें क्या होगा। 92 नंबर का, ये तालव्य ध्वनियां हैं? नहीं, ये तालव्य ध्वनि नहीं है, ये मूर्धन्य ध्वनि है। ड़ और ढ मूर्धन्य है, लेकिन इसको उत्क्षिप्त भी कहा जाता है, तो कथन सही है आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। बी विकल्प क्या हो जाएगा प्यारे? सही हो जाएगा। इनका प्रयोग शब्द के आरंभ में नहीं होता है, मध्य में, अंत में होता है। दोनों महाप्राण है, नहीं ड़ अल्प प्राण है और ढ महाप्राण है, इसलिए दोनों महाप्राण नहीं है, तो ए विकल्प आपका क्या हो, सॉरी बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। उच्चारण की दृष्टि से 100 व्यंजन किस प्रकार के हैं? उच्चारण की दृष्टि से 100 ये क्या आते हैं प्यारे? उष्म आते हैं। क्या होते हैं? उष्म आते हैं। और इस प्रकार से 93 का उत्तर सी विकल्प क्या हो जाता है? सही हो जाता है। 94 नंबर, उच्चारण स्थान के आधार पर इ जो व्यंजन है यह क्या है? तालव्य है, मूर्धन्य है, कंठ है, ओष्ठ है, क्या है? उच्चारण के आधार, स्थान के आधार पर जो इ व्यंजन है वो क्या है? इ को हम क्या कहते हैं? आपको च, छ, ज, झ, इ जो होते हैं, यानी च वर्ग क्या होता है? तालव्य होता है, इसलिए क्या हो जाएगा? ए विकल्प आपका सही हो जाएगा और ये तालव्य व्यंजन हो जाएंगे। हिंदी में अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक होता है? जो हिंदी में अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक नहीं है? अच्छा, नहीं है पूछा है, तो हिंदी में अनुस्वार ङ का होता है, ङ का, ण का होता है, किसका? य का नहीं होता। किसका नहीं होता है? य का नहीं होता है। जो पंचम वर्ण होते हैं, अंग, ञ, ड़, न, म, ये सभी पंचम वर्ण क्या होते हैं? अनुस्वार के सूचक होते हैं। पंचम वर्ण किसके? अनुस्वार के सूचक होते हैं, य नहीं है, य व्यंजन है। कहत नटत रीझत खीझत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैन नहीं शो बात। उपरोक्त दोहे में प्रयुक्त मुख्य क्रियापदों को बताना है। तो कहना,
नटना 2, रिझना 3, खींचना 4, मिलना 5, खिलना 6 और लजाना 7। यही आपकी मुख्य क्रिया है। तो यहाँ पर जो क्रियाओं का प्रयोग है वो कितने हैं प्यारे? क्रियाओं से ही पूरा का पूरा यह इस दोहे का निर्माण हुआ है। क्वेश्चन नंबर 96 आपका सी विकल्प सही हो जाता है। आसान सी पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है आपको बताना है। मेजपोश, मिठास, सौतेला, सरलता। आपको जब भी विशेषण लगाना हो तो उसके आगे कोई संज्ञा लगा दीजिए, आपको पता चल जाएगा। इसमें आप देखेंगे तो संज्ञा लगाएंगे तो सौतेला भाई, सौतेली माँ, सौतेला कुछ भी आप कर सकते हैं, यानी सौतेला हमारा क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। सौतेला विशेषण हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? कौन है, कोई है, उसने है, 10 गुना है। तो यहाँ पर आप देखिए सर्वनाम नहीं है, 10 गुना क्या हो जाते हैं? यह विशेषण हो जाते हैं। 10 गुना क्या हो जाएगा प्यारे? यह विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। कौन, क्या, कोई, कुछ, किसने, उसने, ये सब के सब क्या होते हैं? जो, सो, सब सर्वनाम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, कतिपय हिंदी वैयाकरणों द्वारा संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग किसके लिए? संज्ञा के स्थान पर जिसका प्रयोग किया जाए उसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? संज्ञा प्रतिनिधि सर्वनाम के लिए किया जाता है। जिस व्यक्ति का चित्त किसी भी देश, काल और परिस्थिति में एक समान रहता उसे के लिए उपयुक्त शब्द बताइए। अगर आपका किसी भी अवस्था में आप एक से बने रहते हैं, आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तब आपको क्या कहा जाएगा? ऐसे अगर आपकी स्थिति है तो अलौकिक, स्थिर चित्त, शांत चित्त, समदर्शी नहीं, शांत चित्त है। जब शांत, आपको एकदम शांत की अवस्था में आएंगे तो आपको किसी का प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ये आपको शांत चित्त हो जाएगा। जिस व्यक्ति का चित्त किसी भी देश, काल और परिस्थिति में एक समान रहता है उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? शांत चित्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, दुर्व्यवहार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। जब हम दुर्व्यवहार में देखते हैं तो दु उपसर्ग, वी उपसर्ग, अव उपसर्ग और हार हमारा मूल है, यानी दु आपको मिलेगा। तो यहाँ दु दिया है, वी भी मिलेगा और अव भी मिलेगा, तीनों मिलेगा। इसलिए क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी विकल्प क्या हो जाता है प्यारे? सही हो जाता है। डी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषी स्रोत का है? इसे विदेशी स्रोत से, यहाँ पे विदेशी स्रोत है, विदेशी स्रोत का है। रोशन, ये दास नहीं है, रोशनदान है। ये क्या है? रोशनदान है। ठीक है, यहाँ पे दास नहीं होना चाहिए, यहाँ पे रोशनदान है। तो ये रोशनदान है। क्या है? रोशनदान है। रोशनदान है। तो रोशनदान जो है आपका क्या हो जाएगा? ये विदेशी है, यानी अरबी फारसी के हैं। आलस लोकाजे हिंदी के हैं, इसलिए यहाँ पर नहीं होगा। तो इसलिए आपका 102 का ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। सामिस का विलोमार्थक आपको बताना है। जो सामिस शब्द है, सामिस का मतलब होता है जो मांसाहारी होते हैं। सामिस और आमिष एक ही होते हैं, मांसाहार से युक्त होते हैं। इसका जो विलोम होगा वो निरामिष होगा। आमिष मतलब मांसाहारी और सामिस मतलब भी मांसाहारी। निरामिष मतलब होता है जो फलाहारी हो, शाकाहारी हो, उसे हम कहते हैं शाकाहारी को हम निरामिष कहते हैं। निम्नलिखित में से अन का पर्यायवाची है। अन का पर्यायवाची है। यहाँ पे अन शब्द नहीं है, ये बेसिकली क्या है? अभ्र है। ये अन नहीं है, ये शब्द क्या है? अभ्रद है। यहाँ पे अभ्र है।
अभ्र का पर्यायवाची है, तो अभ्र का पर्यायवाची आपसे पूछा गया है प्यारे। तो अभ्र का पर्यायवाची रत्नाकर, बादल, आकाश, पवन क्या होता है? 104 नंबर का अभ्र मतलब क्या होता है? आकाश होता है। अभ्र का अर्थ क्या होता है? इसकी पर्यायवाची क्या है प्यारे? आकाश है। तो यहाँ पर सी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 105 नंबर, किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? कौन सा ऐसा शब्द है कि जिसमें तद्धित शब्द का प्रयोग हुआ है? अगर देखा, तद्धित प्रत्यय मतलब होता है कि संज्ञा सर्वनाम में या विशेषण में जब हम प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं तो उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं, और जब हम क्रियाओं में प्रयोग करते हैं तो उसे हम कृत प्रत्यय कहते हैं। तो पठ धातु है, पढ़ना क्रिया है। लड़ धातु है, लड़ना क्रिया है। दृश्य धातु है, दृश्य मतलब देखना क्रिया है। तो ये क्रिया है, इसलिए ये नहीं होगा। और ये सुनहरा जो है सोना से बना है, सोना संज्ञा है, इसलिए आपको सुनहरा क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? आपका संज्ञा यानी तद्धित प्रत्यय हो जाएगा, निर्माण हुआ है। तो ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? आपको बताना है। मैं अपना कार्य स्वयं कर देता हूँ। अच्छा, मैं अपना कार्य, तो अपना जो है और स्वयं भी है, अधिक पदत्व दोष है, गलत हो जाएगा। परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए? होनी होना चाहिए, तो ये भी गलत, ये भी गलत हो गया। शायद वह अवश्य आए, शायद लगा है और अवश्य लगा है, इसलिए ये भी गलत हो गया। भारत में अनेक जात के लोग रहते हैं, इसलिए यहाँ पर डी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। डी विकल्प क्या हो जाएगा? ये सही हो। क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, ये आपको बताना है कि कौन सा। पुष्पांजलि ऐसे गलत लिखा गया है, अंजलि लिखा जाएगा, ये पुष्पांजलि लिखा जाएगा। क्या? पुष्पांजलि लिखा जाएगा। मंत्री परिषद शब्द होता है। क्या है? मंत्री परिषद शब्द होता है। यहाँ पर आध्यात्मिक शब्द होता है, यहाँ पे। और उत्तर क्या हो जाएगा? वाल्मीकि हो जाएगा। उत्तर क्या हो जाएगा? वाल्मीकि। यहाँ पर शब्द सही हो जाएगा, बाकी सभी आपके गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 108, सिर पर पांव रखकर भागना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सिर पर पांव रखकर भागना मुहावरे का सर्कस दिखाना, तुरंत भाग जाना, करतूत दिखाना, चोट पहुंचना। जब सिर में पांव रखकर भाग रहे हैं तो एकदम लेट मत करिए, आप तुरंत भागिए। तो इसे हम क्या कहते हैं? सिर पर पांव रखकर भागना, तुरंत भाग जाना। क्या होता है? तुरंत भाग जाना। ये क्या हो जाएगा? बी विकल्प क्या हो जाता है? सही। सिर पर पांव रखकर भागना मुहावरे का सही अर्थ तुरंत भाग जाना होता है। निम्नलिखित में से माघ विरचित कृत क्या है? क्या है जी? माघ विरचित कृत क्या है? बुद्ध चरितम, स्वप्नवासो दत्तम, रघुवंशम, शिशुपाल वधम। माघ के द्वारा कौन सा यह ग्रंथ रचित है? तो बुद्ध चरितम अश्वघोष का है। आपको पता है कौन सा? बुद्ध चरित्र किसका है प्यारे? तो बुद्ध चरित्र किसका है? अश्वघोष का है। किसका है? अश्वघोष का है। स्वप्नवासो दत्ता किसका है जी? ये भास का है। रघुवंश आप जान रहे हैं, इसमें तो बताना नहीं होगा। कालिदास की ये रचना है। तो जो बच गया शिशुपाल वध हो गया, ये किसकी हो गई? यह माघे संतितयो गुणा। नमः स्वस्ति स्वाहा सुधा के योग में प्रयुक्त होती है द्वितीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, तृतीया विभक्ति, पंचमी विभक्ति। नमः स्वस्ति स्वाहा सदा सीधा सीधा आप जो होती है जान लीजिए चतुर्थी विभक्ति में इसका क्या होता है? प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना श्रीहर्ष की नहीं है? अच्छा, यहां पूछा है श्रीहर्ष की नहीं है, ये पूछा है।
तो आप ये जानते हैं शिषपाल बध अभी माघ का पढ़े हैं, ऊपर ही सॉल्व किए हैं, तो ये विकल्प क्या हो जाएगा आपका, शिषपहर्ष की ये रचना नहीं होती है। गांव के दोनों ओर रास्ते हैं का संस्कृत में सही अनुवाद क्या होगा? गांव के दोनों ओर रास्ते हैं। 112 नंबर कह रहे हैं कि गांव के दोनों ओर रास्ते हैं। ठीक है, हाँ, गांव के दोनों ओर रास्ते हैं, ये कह रहे हैं ग्रामम, गांव के दोनों ओर, ग्रामम उभयतः, ठीक है, मार्गो, मार्गो नहीं होगा, मार्ग होगा, ग्रामम उभयतः मार्गो, ग्रामम परितः मार्गो नहीं, गांव के दोनों चारों तरफ है नहीं, ग्रामम उभयतः मार्गो, उभयतत ग्रामम उभयतो मार्गो नहीं होगा, मार्गो हो जाए, ग्रामस्य ये तो होगा ही नहीं, तो ये क्या होगा, ग्रामम होगा, यामम लिख दिया गया है। यहाँ पर आपको क्या होगा प्यारे, यहाँ पे जो ग्रामम होगा, ये जो है ये क्या हो जाएगा, ये ग्रामम हो जाए, आमम लिख दिया गया है, गड़बड़ हो गया है, तो ये क्या हो जाएगा, ग्रामम हो जाएगा। ग्रामम उभयतः मार्गः सन्ति, यानी सी विकल्प आपका क्या हो जाएगा, यहाँ सही हो जाएगा। सी विकल्प क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। गांव के दोनों ओर रास्ते, ग्रामम उभयतः मार्गः सन्ति। कालिदास की किस रचना को दूत काव्य माना जाता है? आपको ये बताना है कि कौन सी ऐसी रचना है जो कालिदास की, जिसे हम क्या कहते हैं, दूत काव्य के नाम से जानते हैं। किस काव्य के नाम से? दूत काव्य। नाम ही है दूत, तो नाम में ही दूत क्या है, मेघदूत। मेघ को क्या बना दिया गया है, दूत बना दिया गया है, इसलिए ये क्या कहते हैं, मेघदूत कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृत वाक्य कारक प्रयोग की दृष्टि से अशुद्ध है? कारक प्रयोग की यानी कारकीय प्रयोग की दृष्टि से क्या है, अशुद्ध है, ये आपसे पूछा गया है। सीता रावणम अकुप्यत, सीता रावणम अकुप्यत, धनम परिश्रमेण भवति, धन परिश्रम से मिलता है, मध्यम पुस्तकम देहि, रामः स्वाग्रजम अतिशेते। कह रहे हैं अशुद्ध पूछा है कारक की दृष्टि से। सीता रावणम अकुप्यत, यहां पे उत्तर क्या हो जाएगा आपका, अशुद्ध पूछा है तो सीता रावणम अकुप्यत क्या हो जाएगा, यहां पर ए विकल्प क्या हो जाता है आपका, अशुद्ध हो जाता है। 114 नंबर का क्या हो जाएगा, यह अशुद्ध हो जाएगा। गम धातु का विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन में सही रूप क्या होगा? गम धातु का विधिलिंग चाहिए के अर्थ में प्रथम पुरुष एक वचन में सही रूप क्या होगा आपको बताना है। तो गम का क्या होगा, गच्छे तो जो लगेगा वो तो के नीचे हलंत लग जाएगा, यानी यहां पर कौन सा, बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। बी विकल्प क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। कालिदास के नाटकों में स्त्रियों तथा निम्न श्रेणी के पात्र किस भाषा में बोलते हैं? जो कालिदास का नाटक है उसमें चाहे स्त्री हो और चाहे निम्न जाति की श्रेणी के कोई पात्र हो तो संस्कृत बोल रहा है, प्राकृत, संस्कृत मिश्रित प्राकृत बोल रहा है या शुद्ध संस्कृत मिल रहा है। तो प्राकृत भाषा में जो निम्न श्रेणी के जो लोग हैं या जो स्त्रियां हैं वो किस में, प्राकृत में बोलते हुए दिखाया गया है। कहीं कहीं संस्कृत में उल्लेख भी है। निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना भवभूति की है? भवभूति की रचना आपको बताना है कि कौन है। उत्तम रामचरितम है, कादंबरी, किरातन यमुनेशधीय चरितम। 170 नंबर आसान, अभी ऊपर मैंने बताया है कि कौन है, उत्तर रामचरितम है। क्या हो जाएगा, उत्तर रामचरितम किसकी रचना है, ये भवभूति की रचना होती है।
निम्नलिखित में से कौन रचनाकार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? कौन ऐसा रचनाकार है जिसको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? आपको ये पता है, महादेवी वर्मा किया गया है, पंत को किया गया है, रामधारी सिंह दिनकर को किया गया है, किसको नहीं किया गया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को। किससे आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको नहीं मिला है। क्वेश्चन नंबर 119, प्रसिद्ध समीक्षक रमेश कुंतल मेघ को उनकी किस कृत के लिए वर्ष 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? उस समय ये करेंट था, यानी ये करेंट का समझिए क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आपसे कभी भी पूछा जा सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए आपको जानना चाहिए। तो क्या है? विश्व मिथक सरित सागर के लिए इनको दिया गया है। तो ये यहाँ पर डी विकल्प क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। और आज के सेशन का ये लास्ट प्रश्न है, वर्ष 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस लेखिका को दिया गया है? आपको ये बताना है। कृष्णा सोबती, ये सोबती है, सोचती नहीं है, कृष्णा सोबती हैं। मृदुला गर्ग, चित्रा मुदगल या मन्नू भंडारी को 120 नंबर का 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार कृष्णा सोबती को दिया गया है। अतः उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए विकल्प सही हो जाएगा। और इस प्रकार से आपका 120 क्वेश्चन का क्या हुआ? ये समापन होता है। तो आज का सेशन यहीं पे हम बंद करते हैं। मैंने पूरी शिद्दत से प्रयास किया है, हो सकता है इस प्रयास में त्रुटियां कहीं न कहीं हो गई हों, मैं भी मानो हूँ, लेकिन प्रयास किए हैं कि आपको मैं अपनी बात से समझा ले जाऊं कि आप ये समझ जाइए कि ये इसका उत्तर होगा। तो मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 के माध्यम से 2 भागों में आपको मैंने यह 2018 में पूछे गए एलटी ग्रेड का जो पेपर है उसको सॉल्व कराया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। आप एकदम मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और आगे बढ़ते हुए रहिए, ताकि आप एकदम खुश रहें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। सभी लोगों को दिल से राधे राधे।